Please subscribe my channel and press the bell icon. हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर एचपी टेट एग्ज़ाम। तो आप लोग भी खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। जितने भी साउंड्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज है उन्हें क्या बोला जाता है? ऑडियो साउंड्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंफ्रासोनिक। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज, वो कैसी हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है। और उससे अबव वाली 20,000 अबव के जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंफ्रासोनिक, बी। नेक्स्ट है, suitable impurities are added to a semiconductor depending on its use. This is done in order to, जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें हम क्या करते हैं? सुटेबल इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इस ऐसा क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज इट्स लाइफ, या अनेबल इट टू विथस्टैंड हायर वोल्टेज, या इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो जो सेमीकंडक्टर है उसमें स्टेबल इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक फूड इन हिल्स देन इन प्लेन्स बिकॉज, जो फूड है उसके कुक करने में ज़्यादा टाइम लगता है हिल रीजन में देन इन प्लेन। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इन द हिल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर than that in the plains, and therefore water boils at a temperature lower than 100 degrees Celsius, causing an increase in cooking time. या फिर due to low atmospheric pressure on the hills, the water boils at a temperature higher than 100 degrees Celsius, and therefore water takes longer to boil. Yeah, in the hills, the atmospheric density is low and therefore a lot of heat is lost to the atmosphere. D option है, in the hills the humidity is high and therefore a lot of heat is absorbed by the atmosphere, leaving very little heat for cooking. तो जो हिली रीजन है वहाँ पे फूड को कुक करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपैरिजन टू ऐसे रीजन जो प्लेन एरियाज में हैं। इसका रीज़न हो जाएगा ए, क्योंकि जो हिली एरिया हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? लोअर होता है देन द प्लेन रीजन्स। ओके। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? वाटर बॉयल्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, काउजिंग एन इंक्रीज इन कुकिंग टाइम। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोलार एक्लिप्स विल टेक्स प्लेस। जो सूर्य ग्रहण है वो किसकी वजह से होता है? जब द सन इज बिटवीन द मून एंड द अर्थ, या फिर द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, या द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, या डी ऑप्शन है, द मून डज नॉट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब मून किसके बीच में आ जाता है? सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून। तब उसको क्या बोला जाता है? सोलार एक्लिप्स बोला जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। फिर आता है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन। जो आइसोटोप्स हैं उनमें क्या होता है? द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 वाट आर इज इक्वल टू। जो 1 वाट आर है वो किसके बराबर होता है? वॉट को किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। 6.3 इंटू 10⁻³ जूल, या 6.3 इंटू 10⁻⁻7 जूल, या 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, या लास्ट है 3.6 इंटू 10⁻⁻3 जूल। तो 1 वाट आर किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, जो 1 नैनोमीटर है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट, जूल, वॉट या फिर एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट्स क्या हैं? वॉट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द करंट इन एम्पियर्स व्हेन चार्ज ऑफ 500 कूलम फ्लोज इन 25 सेकेंड्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें? करंट इन एम्पियर्स। तो करंट क्या होता है? करंट को आई से डिनोट करेंगे। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। क्यू क्या आ गया? चार्ज की वैल्यू आ गई, और टी क्या आ गया? टाइम आ गया। तो चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 500 कूलम के बराबर, एंड टाइम क्या है? 25 सेकेंड आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 एम्पियर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइटिंग इज काउज्ड ड्यू टू, जो लाइटिंग होती है, बिजली कड़कती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक पावर की वजह से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक लीक की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। नेक्स्ट है ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर डज नॉट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड बिकॉज, जब एक बर्ड है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर पे, बट उसको करंट नहीं फील होता है किसकी वजह से? क्योंकि इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, द बॉडी इज अर्थ, इट डज नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, या इट्स फीट आर गुड इंसुलेटर्स। तो किसकी वजह से करंट नहीं लगता है उस बर्ड को, उस पक्षी को? क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है a ball rolling around the ground gradually slows down and finally comes to rest is due to, हमने नोटिस किया होगा कि जो बॉल है वो क्या कर रही है? रोल कर रही है ग्राउंड पे, और एक टाइम आने के बाद वो स्लो डाउन हो जाएगी और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। इसका क्या रीज़न है? फ्रिक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से या फिर मस्कुलर फोर्स की वजह से। तो क्या रीज़न होगा इसका? ए इज द राइट आंसर। फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है वो क्या करेगी? ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगी और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो साउंड की स्पीड है वो किस मटेरियल में ज़्यादा होती है? गैसेस में, वैक्यूम में, लिक्विड्स में या फिर सॉलिड्स में? तो जल्दी से आंसर करो, किस में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड? डी इज द राइट आंसर। सॉलिड्स में क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उसका यूज़ हम किसकी डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं? अल्टरनेट करंट की, डायरेक्ट करंट की, इंड्यूस्ड करंट की या फिर एक्चुअल करंट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंड्यूस्ड करंट। और अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करें, आपको अगर नहीं पता है क्या होता है, तो जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसमें हम अपने राइट हैंड का यूज़ करेंगे, और जो थंब है वो क्या किसके डायरेक्शन बताएगा? मोशन की। और ये फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी? फील्ड की। और मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी? करंट की। ओके, आपने इस तरह अपने राइट हैंड को रखना है, और जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन बता देगा? मोशन की। आपकी फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन बता देगी, और आपकी मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी? इंड्यूस्ड करंट की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं उसका क्या रीज़न है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो किसकी वजह से होता है जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं? एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सोलार सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो सोलर सेल्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे या फोटोसिंथेसिस पे। तो जो सोलर सेल्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? अगर आपको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वाला चैप्टर याद होगा तो वहाँ पे हमने देखा था कि सोलर सेल किस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यस, ए इज द राइट आंसर, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट कलर डज ब्लू एंड येलो मेक। अगर हम ब्लू और येलो कलर को मिक्स करें तो वो कौन सा कलर बनाएंगे? ग्रीन, ब्लैक, रेड या फिर वाइट? सो ए इज द राइट आंसर, ग्रीन। नेक्स्ट है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड। क्या किया? एक स्टोन को ड्रॉप किया कहाँ से? फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी है उस पत्थर की कब मैक्सिमम होगी? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, या व्हेन इट इज जस्ट हाफ ऑफ द वे, या जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, या व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब काइनेटिक एनर्जी स्टोन की मैक्सिमम होगी? जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। सी इज द राइट आंसर। सो आई होप आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजेंटली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। To increase its speed to 10 meter per second, the amount of work to be done on this object is। एक ऑब्जेक्ट है, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। कितना मास है? 4 kg। तो अगर हम क्या करें, इसकी स्पीड हमें 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करनी हो तो हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट पे कितना काम करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कौन सा है? हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। मास क्या है? 4 kg है। और फाइनल कितनी निकालनी है हमें? जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड निकालनी है। देन वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कर देंगे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या निकल आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी? हाफ इनटू मास कितना है? 4 kg। और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड इनटू 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया? हाफ इंटू 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 आ गया। ये कितनी आ गई हमारे पास? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर से सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास सेम रहेगा बट अब क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वेलोसिटी है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 जूल। अब क्या करेंगे हम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। इज इक्वल टू 200 जूल माइनस 50 जूल इज इक्वल टू 150 जूल के बराबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। ये कितना हो गया? W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका 150 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। सो बी इज द राइट आंसर, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है ए पर्सन लिफ्ट्स लगेज ऑफ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड and puts it on his head 2 meter above the ground. Calculate the work done by him। और g की वैल्यू कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। एक पर्सन है वो लगेज लिफ्ट करता है जिसका वेट कितना है? 20 kg। अपने सर पे रखेगा, वो ग्राउंड से
उसके हेड की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय हिम। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जल्दी से आप सॉल्व करें। क्या फार्मूला है इसके लिए वर्क डन का, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स इज इक्वल टू mg मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है हमारे पास, 20 kg। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो फोर्स कितनी आ गई, 200 न्यूटन के बराबर आ गई। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, 2 मीटर आ गई। तो W इज इक्वल टू फोर्स कितना निकाला, 200 इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 400 जूल के बराबर। वर्क डन कितना आ गया, 400 जूल। ए इज द राइट आंसर। तो आप लोगों ने भी जल्दी से ये सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन डज सम वर्क ऑफ 1000 जूल इन 2 सेकेंड, हिज पावर विल बी। अब की बार हमें क्या दिया है, वर्क डन दिया गया है 1000 जूल, कितने टाइम में किया, 2 सेकेंड में किया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, पावर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन याद होगी, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर। वर्क डन कितना है, 1000 जूल, टाइम कितना है 2, इज इक्वल टू क्या आ गया, 500 वॉट आंसर आ गया। तो सी इज द राइट आंसर। ये तो आप सबने सही ही आंसर किया होगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए कार मूविंग अराउंड ए कर्व। जब एक कार है मूव करती है अराउंड अ कर्व, ठीक है, एक कर्व आ रहा है, जैसे रोड में कर्व होते हैं। जब एक कार इस तरह से मूव करेगी अराउंड द कर्व, तो उसके पास कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोसी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह टर्न लेने के लिए जो कार की हेल्प करती है, कौन सी फोर्स करती है, सी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक तरह से एपरेंट फोर्स है। ओके, जो एक कर्व लेते टाइम, जैसे कार एक कर्व ले रही है, उसको हेल्प करेगी। और ये किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, नेक्स्ट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव द सेम वेवलेंथ। अगर एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन के पास सेम वेवलेंथ है, देन दे विल हैव द सेम वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या फिर एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन के पास सेम वेवलेंथ है, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। एक पार्टिकल है, ड्रॉप करता है कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पास विल बी ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर आप क्या करो, जैसे पार्टिकल ऊपर से फेंकते हो, ओके, टॉप ऑफ द टावर, ग्राउंड पे आता है, तो कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा, सर्कल, पैराबोलिक, ग्रेट सर्कल या फिर एलिप्टिकल। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी सही कर लोगे। क्या हो गया इसका राइट आंसर, राइट, बी, पैराबोलिक। नेक्स्ट है, द डायमेंशन MLT-2 कॉरस्पॉन्ड्स टू। MLT-2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का, वर्क डन का, एक्सेलरेशन का या फिर वेलोसिटी का। यस, ए इज द राइट आंसर, फोर्स का। नेक्स्ट है, इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, द apparent वेट ऑफ ए बॉडी इज। क्या हो, आप लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है विद एक्सेलरेशन, तो जो apparent वेट होगा आपकी बॉडी का वो क्या होगा, मे बी मोर और लेस देन ट्रू वेट, या मोर देन द ट्रू वेट, या लेस देन द ट्रू वेट, या इक्वल टू द ट्रू वेट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यस, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, मोर देन द ट्रू वेट। और अगर डाउनवर्ड जाती तो क्या होता, लेस देन द ट्रू वेट। ओके, और अगर क्या होती, अनएक्सेलरेटेड होती, तो क्या होता, इक्वल टू ट्रू वेट। नेक्स्ट है, द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग।
जो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन है वो किसका एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है विजिबल लाइट हैज़ ए हायर फ्रिक्वेंसी देन। जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है? रेडियो वेव से, एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट से, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है? रेडियो वेव से ज़्यादा होती है। ए इज़ द राइट आंसर। और एक्सरे और अल्ट्रावायलेट से क्या होगी? कम होगी। अगर आपको जो विजिबल लाइट या ये वेव्स हैं, जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता नहीं है तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी है इस तरफ को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और वेवलेंथ जो है इसके अपोजिट इस तरफ को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ये रीजन आ गया हमारे पास विजिबल रीजन। ठीक है, तो इसके अबव जैसे फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे क्या होगी? विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? कम होगी। और इंफ्रारेड रेज, रेडार वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविजन वेव्स और रेडियो वेव्स से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस तरफ को क्या आ जाएंगी? ये वेवलेंथ आ जाएंगी। तो एक बार आप क्या कर सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप याद कर लो इनको। ओके, कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप डेफिनेटली उसका सही आंसर करके आओ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो स्काई का ब्लू कलर होता है किसकी वजह से होता है? इंटरफेरेंस की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो आप सबको पता है किसकी वजह से होता है? यस, डी इज द राइट आंसर, स्कैटरिंग की वजह से। तो ये हो गया हमारा सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर फिजिक्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सबका एग्जाम क्लियर हो जाए, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ।